Good afternoon, dear friends. In today's class, I will tell you about science fiction, cyberpunk, cyborg, magic realism, and some other words which are associated with the novel. As you in my previous, as you remember that in my previous lecture, I have gone with regional novel, psychological novel, realistic novel, novel of reformation. All these things I have taken. So in you just find that I have started a series of lecture that is related to novel, and this is my third lecture on types of novel, the basic characteristics of the novel. So in today's class I will tell you how you can understand psychological novel, science fiction, cyberpunk and cyborg, all these things, how you can take these things. One thing I want to tell you कि when I talk about psychological novel, then remember that कि as a literary genre, psychological novel emerged in 20th century. 20th century का नावल की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ अगर नावल में रहा तो वह साइकोलॉजिकल नावल था। और साइकोलॉजिकल नावल की एक ख़ासियत होती है कि इन साइकोलॉजिकल नावल we try to understand the nature and character of a man not at outer level but inner level, means we penetrate human heart, mind and soul. एक इंसान अंदर से क्या है, एक इंसान अंदर से कैसा है, उसकी सोच क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हलचलें हैं, उस चीज़ को समझने का प्रयास ही क्या है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है। ऐसा नहीं कि इट केम सडनली. Even the basic characteristics of psychological novel you can also see in Richardson's Pamela, Henry Fielding's Joseph Andrews, but in a very scientific manner you find that the psychological approach or psychological study of the novel only in 20th century, when Henry James come, when James Joyce come, when we find William James, we find Virginia Woolf. So the whole chemistry of psychological novel begins with the coming of William James. He was the brother of Henry James. He wrote a book, Principles of Psychology, in 1890, and in that book he has given a phrase, he coined a phrase, stream of consciousness technique. With that phrase the whole thing of psychological novel begins. In that book he tells that कि there is the flow of ideas, unbroken flow of ideas. विचारों का एक ऐसा प्रवाह आदमी के माइंड में चलता रहता है, उस चीज़ की स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वहीं से साइकोलॉजिकल नावल का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो ऑलरेडी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि साइकोलॉजिकल नावल इज़ द टाइप ऑफ नावल विच इमर्ज्ड इन 20th सेंचुरी. द बिग नेम्स आर हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ऑल दीज थिंग्स यू कैन गेट. और इन सब के नावल में जो साइकोलॉजिकल नावल होता है उसमें क्या चीज़ है, पेनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, सोल, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, नॉट ह्यूमन बॉडी. इसका एग्जाम्पल आप जो है जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यूलिसिस, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे, टू द लाइट हाउस, यू कैन टेक दीज थिंग्स. इवन हेनरी जेम्स का जो नावल है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें भी चैप्टर नंबर 42 में ही हैज़ यूज्ड दिस टेक्निक. दिस टेक्निक मीन्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक विच वॉज क्वाइंड बाय हिज ब्रदर विलियम जेम्स इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं कि टीजीटी पीजीटी में साइकोलॉजिकल नावल से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पहला तो यही कि साइकोलॉजिकल नावल एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में कब आता है, 20th सेंचुरी में आता है. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसकी खासियत क्या होती है, टू नो नॉट द बॉडी ऑफ द मैन बट ट्राई टू नो द नेचर ऑफ द मैन. और वो कैसे जा सकता है, पेनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट, माइंड एंड सोल. साइकोलॉजिकल नावल का जो
थियरी है, थियरी के पर्सपेक्टिव से कौन नाम इम्पॉर्टेंट है? विलियम जेम्स। उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया जिसका नाम था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। वो अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में 1892 में 1890 में 1890 में उन्होंने बात रखी हुई थी। उसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश की गई। बाद में उसी टेक्निक को जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी नावल में अडॉप्ट किया है, जिसका मैंने नाम बताया कि जेम्स जॉयस की अगर आप दो नावल ध्यान में रखिएगा, यूलिसिस 1922 में आती है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन ये 1916 में आता है। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस है। वर्जीनिया वुल्फ का एक और नावल मिसेस डॉलोवे है। ये साइकोलॉजिकल नावल की बात थी। दूसरी जो मैं बात करूंगा वो साइंस फिक्शन की बात करूंगा। साइंस फिक्शन भी 20वीं सेंचुरी में आता है और साइंस फिक्शन एक ऐसा फिक्शन है जो ना तो प्योर साइंस की बात करेगा ना प्योर फिक्शन की, बल्कि वह हाइब्रिड होगा, मिला जुला। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साइंस फिक्शन के बारे में मैंने लिखा हुआ है और यू कैन जस्ट सी कि साइंस फिक्शन जो है इट्स नॉट अ प्योरली साइंस फिक्शन नॉर यू कैन से कि फिक्शन है, बल्कि यह क्या है, हाइब्रिड है, जिसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ों का, फैक्ट और फिक्शन दोनों चीज़ों का मिला होता है। हाइब्रिड नॉट क्वाइट साइंस येट पार्टेकिंग ऑफ बोथ। फिर कह रहा है कि बीनीथ द लेवल वी फाइंड, और इसमें जो साइंस फिक्शन में बात की जाती है या तो यूटोपियनिज्म होता है या तो डाइस्टोपियनिज्म, या तो बहुत बुरा दिखाया जाता है या बहुत अच्छा दिखाया जाता है। यूटोपियनिज्म और डाइस्टोपियनिज्म यह दोनों लैटिन वर्ड है। यूटोपियनिज्म का मतलब कि गुड प्लेस, जहाँ पे सब कुछ आइडियल आइडियल अच्छा अच्छा हो, दुख नाम की कोई चीज़ ना हो, कोई मारपीट ना हो, किसी तरह का कुछ ना हो। डाइस्टोपियनिज्म जो बुरा प्लेस हो, जस्ट लाइक हेल। और हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि बहुत सारी मूवीज़ बनी, बहुत सारी साइंस फिक्शन आई हुई हैं जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि दूसरे ग्रह से प्राणी आते हैं इस धरती पर, वे हमसे युद्ध करते हैं, लड़ते हैं और सब तबाह करके चले जाते हैं। और इस तरह की जो मूवी जुरासिक पार्क बनी थी, क्रिस 3 को भी हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हम देखते हैं जहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है जो साइंस फिक्शन को लेकर बनाया गया है। इसके अलावा साइंस फिक्शन में क्या और होता है, फैंटेसी है, हॉरर है, बुक्स ऑन यूएफओज वगैरह पर होती है, ये भी उसकी एक खासियत होती है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइंस फिक्शन है ना तो वह प्योरली साइंस, मतलब ना तो प्योरली फैक्ट पर होता है, ना साइंटिफिक अप्रोच प्योरली होता है, ना तो पूर्णतः कल्पना पर आधारित होती है, बल्कि मिला जुला होता है। कल्पना और फैक्ट का मिश्रण ही साइंस फिक्शन में देखने को मिलता है। आप यहाँ पे वर्ड देख सकते हैं, मैंने अपनी नोट्स में एक वर्ड यूज़ किया है कि साइंस फिक्शन सजेट्स अ हाइब्रिड, नॉट क्वाइट हाइब्रिड, नॉट क्वाइट उसमें, बल्कि वो मिला जुला चीज़ होता है। नॉट क्वाइट हाइब्रिड है, नॉट क्वाइट साइंस है, येट पार्टेकिंग ऑफ बोथ। इसके अलावा उसमें और क्या चीज़ें होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपियनिज्म है, डाइस्टोपियनिज्म है, फैंटेसी है, हॉरर है, बुक्स ऑन यूएफओ है। यूटोपियनिज्म मैंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छी बातें जब हम करते हैं तब, डाइस्टोपियनिज्म जब हम बहुत बैड बातें करते हैं उसको लेकर के दिखाई जाती है। इसके अलावा साइंस फिक्शन में और भी चीज़ें हैं कि यह एक ऐसा फिक्शन है जो कि चैलेंज देता है रीडर्स को टू डिसाइड ऑफ रीडिंग, मतलब बहुत सारा चीज़ें उसमें आता है कि हाउ यू कैन डू दैट थिंग। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि H.G. वेल्स का द टाइम मशीन 1895, ये कई बार एग्जामिनेशन पूछा गया है कि 1895 में जो H.G. वेल्स का टाइम मशीन आया हुआ है वह किसका एग्जांपल है, साइंस फिक्शन के एग्जांपल। साइंस फिक्शन की बात अगर हम देखें तो वहाँ से शुरू हो जाती है। और इसके अलावा भी साइंस फिक्शन जैसे चीज़ों को लेकर के बहुत पहले बात अगर देखा जाए तो खुद फ्रांसिस बेकन ने भी अपने वर्क में कुछ ऐसा कुछ इमेजिन किया था या बताया हुआ था। तो अगर हम बात करें या अगर हम इन चीज़ों को देखें तो पूरा का पूरा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जब हम साइंस फिक्शन की बात करते हैं तो वह साइंस फिक्शन एक टाइप ऑफ नावल है जो मॉडर्न एज की देन है। और उस साइंस फिक्शन में क्या होता है, ना तो प्योरली साइंटिफिक मैटर होता है, ना तो प्योरली इमेजिनेशन होता है, बल्कि हाइब्रिड होता है, मिला जुला होता है। और उसमें या तो यूटोपियनिज्म की बात होती है या डाइस्टोपियनिज्म की, फैंटेसी, हॉरर, बुक्स ऑन यूएफओज को लेकर के बात की जाती है। और इसकी एक खासियत होती है कि वन ऑफ द प्लेजर ऑफ रीडिंग दिस फिक्शन इज़ दैट इट चैलेंजेस रीडर्स टू डिसाइड वेदर व्हाट दे आर रीडिंग इज़ विद इन द बाउंड्स ऑफ द पॉसिबल, कि यह एक बताता है कि रीडर जो पढ़ रहे हैं क्या वह रियली में संभव है, क्या वह उस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं, कि दूसरे ग्रह का प्राणी आता है, धरती पर लड़ाई करता है, मानव जात के लिए खतरा बन जाता है, या मानव जात इतनी लंबी उड़ान भरता है। तो इस तरह की जो सब्जेक्ट मैटर लेकर के बात की जाती है
उसको जब रीडर पढ़ता है तो वह सोचता है क्या यह संभव है कहीं से। H.G. वेल्स का द टाइम मशीन हम देख रहे हैं कि 1995 में आया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और वर्क है दैट इज़ साइबर पंक, एक शब्द है। यह जो साइबर पंक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में। साइबर पंक अ टर्म क्वाइंड इन द 1980, 1980 ईस्वी में इस टर्म को क्वाइन किया गया टू डिस्क्राइब द वर्क ऑफ साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन के वर्क को बताने के लिए किया गया था। किसके द्वारा? लाइक राइटर्स लाइक विलियम गिब्सन के वर्क को एंड ब्रूस स्टर्लिंग। आई वॉन्ट टू मैंशन द नेम विलियम गिब्सन एंड ब्रूस स्टर्लिंग। तो जो साइबर पंक है यह एक ऐसा शब्द जो 1980 में क्वाइन किया जाता है और कुछ राइटर्स हैं उनके वर्क को बताने के लिए, जिसमें एक नाम विलियम गिब्सन है, दूसरा नाम ब्रूस स्टर्लिंग है, who championed its cause in his fanzine Cheap Truth and edited perhaps the definitive anthology Mirror Shades। उन्होंने एक एंथोलॉजी निकाला था। द टर्म itself derived from cybernetic, जो टर्म है यह साइबरनेटिक से आया, signifying the human machine flow of information थ्रू बॉडी मॉडिफिकेशन कंप्यूटर कनेक्शन। मतलब जो हमारा पूरा नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क का मतलब जो हमारी मशीन है, हमारा जो ह्यूमन मशीन है वह कैसे चीज़ों इन्फॉर्मेशन के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, किससे जुड़ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है कंप्यूटर कनेक्शन को लेकर के। वर्चुअल रियलिटी, जैसे आज के समय वेबिनार का दौर है, ई कंटेंट का दौर है, वर्चुअल नॉलेज का दौर है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं उस टर्म से एसोसिएट हो सकते हैं कि इनको जानने के लिए हम कौन सी नेटवर्किंग का किसका सहारा ले रहे हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे आता है कि इसका नाम पंक क्यों आया। तो पंक जो शब्द आया हुआ है पार्टिकुलरली रिबिलियस यूथ कल्चर, यह एक यूथ कल्चर को रिफ़र करता है। डिराइव फ्राम द पंक रॉक म्यूज़िक, जो पंक रॉक म्यूज़िक सीन से आया था। विलियम गिब्सन्स नावल न्यूरोमांसर 1984, अल्फ्रेड बेस्टर्स टाइगर 1956 में, जॉन ब्रूनर्स द शॉक वेव राइडर, ये सब साइबर पंक लिटरेचर या साइबर पंक नावल के एग्जांपल्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि साइबर पंक जो है यह भी साइंस फिक्शन से जुड़ा हुआ है और इसमें यह जो टर्म है 1980 में कॉइन किया गया। इसमें दो बड़े नाम हैं, जिसमें एक नाम विलियम गिब्सन है, दूसरा नाम है ब्रूस स्टर्लिंग है। इन लोगों के नावल हैं न्यूरोमांसर है, द शॉक वेव राइडर है। तो इन सब के नावल, इन सब को आप हम लोग देख सकते हैं। दूसरा इसमें होता क्या है, जो मानव है वह जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वह किस टेक्नोलॉजी का, कौन सी नेटवर्किंग का, कंप्यूटर कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, वर्चुअल रियलिटी को लेकर के बात कही गई है। जो पंक इसमें शब्द जुड़ा हुआ है वह एक रिबिलियस यूथ कल्चर को इंडिकेट करता है जो रॉक म्यूज़िक सीन से आया हुआ है। अगला शब्द जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वह है साइबॉर्ज। जो साइबॉर्ज है यह एक ऐसा टर्म है, साइबॉर्ज CYBORG, साइबॉर्ज अ टर्म डिराइव साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, या साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म से लाया गया टू सिग्निफाई अ फ्यूज़न ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, मशीन और मानव का जोड़। वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि साइबॉर्ज जो शब्द है यह साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म से लाया गया और इसमें जो है ह्यूमन और मशीन का जोड़ दिखाया गया है। In science fiction, this allows a rich range of explorations of the sense of uncanniness as we confront on another. Frederick Paul's Man Plus 1976 and CLA No Woman Ban, ये सब कुछ वर्क हैं जो साइबॉर्ज के एग्जाम्पल हैं। लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि साइबॉर्ज भी आपका किससे जुड़ा हुआ है, साइंस फिक्शन से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसमें ह्यूमन और मशीन के फ्यूज़न को दिखाया गया। उसके जुड़ने से क्या क्रांति आ रही, क्या परिवर्तन आ रहा है, इसको लेकर के जो लिटरेचर लिखा गया, जो बातें हुई हैं, शायद वह उसका हिस्सा है। जिसमें एक नाम मैंने बताया कि फ्रेडरिक पॉल्स का एक नावल है मैन प्लस करके, और सी एल मूर्स का एक नावल है नो वुमन बॉर्न करके। इसके अलावा एक शब्द है मैजिक रियलिज्म, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ स्टाइल ऑफ मॉडर्न फिक्शन। मैजिक रियलिज्म एक शब्द है जो मॉडर्न स्टाइल या मॉडर्न नावल, मॉडर्न फिक्शन में यूज़ किया जाता है वो करने के लिए। इन विच द रिकॉग्निजेबली रियलिस्टिक मिंगल्स विद द, जिसमें रियलिटी को इमेजिनेशन के साथ मिंगल किया जाता है और इमेजिनेशन ऐसा पेश किया जाता है जैसे लगता है वो भी रियलिटी हो जाती है। इसके बड़े नाम हैं सलमान रुश्दी, गुंटर ग्रास, ये सब मैजिक रियलिज्म के बड़े नाम हैं। अगेन आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे एक है उसी चीज़ से जुड़ा हुआ अनएक्सपेक्टेड एंड द इनएक्सप्लिकेबल एंड इन विच एलिमेंट्स ऑफ ड्रीम, मतलब
जो ये है का इन द सेंस कि हमारे सामने जो मैजिक रियलिज्म है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रीम होता है, फेरी स्टोरी होती है, माइथोलॉजिकल कंबाइन विद द एवरीडे, ऑफन इन अ मोजाइक, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। और with every day often in a mosaic or kaleidoscopic pattern of reflection and recurrence. It has been most commonly applied to works of Latin American authors such as Gracia Marquez. उसके अलावा है आपका एक और नाम है एलिजियो कारपेंटर, आइसाबेल एलेंडी, गुंटर ग्रास, इटालो काल्विनो, मिलान कुंद्रा, सलमान रुश्दी, एंजल कार्टर एंड इमा टीना, ये सब नाम हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें गुंटर ग्रास, सलमान रुश्दी का नाम मैंने पहले भी लिया था, और एक नाम जो ग्रेसिया मार्क्वेज है, और एक और आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट मिलान कुंद्रा। इन सबको यू हैव टू रिमेंबर, ये लोग मैजिक रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। दूसरा शब्द है डिटेक्टिव फिक्शन। यह भी जो है क्या है, सब जनरा है आप क्राइम फिक्शन का, जिसमें जो है क्या किया जाता है कि मिस्ट्री और तमाम चीज़ें जो लेकर के किया जाता है। और वी आल सी की बहुत सारा ऐसा सीरियल हम टीवी में देखते हैं जिसमें सीआईडी है बहुत सारी, जिसमें क्राइम होता है, क्राइम करने वाला जो है क्राइम करता है, फिर उसको किस तरह से पुलिस उसकी जांच करती है। ऑल दिस थिंग मतलब द सेम पैटर्न वी फाइंड इन डिटेक्टिव फिक्शन। इट्स अ सब जनर ऑफ क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन इन विच एन इन्वेस्टिगेटर और अ डिटेक्टिव, जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर या डिटेक्टिव ईदर प्रोफेशनल, amateur or retired investigates a crime, often murder. Sherlock Holmes, Nancy Drew, द एडगर एलन पो आर वेल नोन डिटेक्टिव नावल्स। यह एक अच्छे डिटेक्टिव नावलिस्ट हैं, यह एक अच्छी चीज़ें रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, इन सब चीज़ों को हम पाते हैं। अगेन आई वांट टू टेल यू कि इस पूरे लेक्चर में मैंने डिटेक्टिव फिक्शन पे बात किया, इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको साइंस फिक्शन पे बात किया, मैंने आपको जो साइबॉर्ड्स के पे बात किया, साइबर पंक पे बात किया, वो जो इंपॉर्टेंट साथ ही साथ साइकोलॉजिकल नावल पे बात किया। तो जो जो पॉइंट्स इसमें रहे आई डिस्कस्ड विद यू एंड आई होप दैट इट विल बी हाईली फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन प्लीज़ सजेस्ट मी कि हाउ कैन आई इम्प्रूव आवर लेक्चर, या और क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। अगर आप और किसी चीज़ पे बात करना चाहते हैं तो हम उस पर कर सकते हैं। और यह एक पॉइंट था जो हम लोगों ने बात किया। अब हम अगले लेक्चर में जो नावल से ही जुड़ा होगा, जिसमें हम 4 व्हील्स ऑफ द नावल पे बात करेंगे। 4 व्हील्स ऑफ द नावल के अलावा हम और भी जो माइनर नावलिस्ट रहे रोमांटिक एज की या किसी एज की, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो ये नावल की एक सीरीज़ है, मैं पहले पूरी सीरीज़ नावल की कवर करूँगा, फिर मैं ड्रामा पर आऊँगा, पोइट्री पर आऊँगा कि क्या क्या वहाँ पे टाइप्स उसके क्या होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स। तो होप यू ऑल वुड लाइक दिस वीडियो।